नमस्कार। आइए आज समझते हैं कि वे कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन समाज में होने वाले सामाजिक संरचनाओं, मानवीय संबंधों, प्रथाओं, रीति रिवाजों में होने वाले बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम समझते हैं सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो सबसे पहला कारक है वो है प्राकृतिक कारक, नेचुरल फैक्टर। प्राकृतिक नेचर जो है वो सामाजिक परिवर्तन को बहुत प्रभावित करता है। जैसे कि जो प्राकृतिक विपदाएं हैं, जैसे बाढ़, अकाल, सूखा, महामारी, ये सामाजिक परिवर्तन करने में बहुत हद तक जिम्मेदार रहते हैं। जो प्राकृतिक विपदाएं हैं, जब प्रकृति अपने विकराल रूप में आती है तो मनुष्य क्या करता है? धर्म, पूजा पाठ करता है। और वहीं जब प्रकृति अपने शांत रूप में रहती है, मनुष्य के सपोर्ट के रूप में रहती है, तब वो विकास का कार्य करता है, निर्माण के कार्य करते हैं, आविष्कार करता है, खोज करता है। तो जो हम इससे समझ सकते हैं कि जो प्राकृतिक होती है, जो जलवायु है, जो हमारा नेचर है, वो सामाजिक परिवर्तन में बहुत जिम्मेदार रहता है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार रहता है। दूसरा फैक्टर क्या है? डेमोग्राफिक फैक्टर, जनसंख्यात्मक फैक्टर। अब देखिए, ये बहुत हद तक जिम्मेदार होता है समाज में परिवर्तन लाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो जनसंख्यात्मक होती है वो है मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, लिंग अनुपात क्या है, महिलाओं की कितनी संख्या है, वृद्धों की कितनी संख्या है, बालकों की, युवाओं की, ये सब समाज में परिवर्तन लाने में बहुत जिम्मेदार होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए समाज में अगर वृद्धों की संख्या ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे? परिवर्तन नहीं चाहेंगे, अपनी पुरानी मेंटलिटी के अनुसार चलेंगे। और यहीं अगर युवाओं की संख्या ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से चलेंगे। इसका ही दूसरा पहलू अगर हम देखें तो अगर जनसंख्या बहुत अधिक होगी तो क्या होगा? गरीबी होगी, बेरोज़गारी होगी और परिवार नियोजन की योजनाएं आएंगी, सरकार उस हिसाब से नीतियां चलाएंगी। वृद्ध ज़्यादा होंगे तो उनकी नीतियां चलेंगी, महिलाओं के लिए नीतियां होंगी। तो इस तरीके से जो जनसंख्या का स्तर होता है या जो जनसंख्यात्मक चीज़ें होती हैं वो भी समाज में परिवर्तन लाने के लिए बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। अब देखिए, तीसरा जो फैक्टर है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर, प्राणी शास्त्रीय कारक। प्राणी शास्त्रीय कारक क्या? कि ये देखा जाता है किसी क्षेत्र विशेष या किसी जाति या किसी लिंग में बायोलॉजिकल या जो उनकी शारीरिक क्षमता होती है, या कहीं कहीं देखा जाता है कि कुछ एक पर्टिकुलर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है। देखते हैं कि कहीं शिशुओं की मृत्यु ज़्यादा हो रही है किसी क्षेत्र में, कहीं गर्भवती महिलाओं की मृत्यु ज़्यादा हो रही है, कहीं वृद्ध की मृत्यु हो रही है। तो इस तरीके से किसी क्षेत्र विशेष में हम अगर देखते हैं या जाति विशेष में देखते हैं तो क्या होता है? सरकार उसी हिसाब से नीतियां चलाती हैं, उस हिसाब से समाज का परिवर्तन किया जाता है। तो ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है वो समाज में परिवर्तन लाने के लिए बहुत प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारक। तो हम देखेंगे कि आर्थिक स्तर भी सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि अब हम औद्योगिकरण का ही उदाहरण ले लें। औद्योगिकरण से क्या हुआ है? आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हुआ है, उनकी लाइफ की जीवन जीने की शैली में बदलाव हुआ है। तो जैसे उनके रहन सहन, खान पान, जीने के स्तर, इन सभी चीज़ों में हम बदलाव देख सकते हैं। क्योंकि जहाँ औद्योगिकरण हुआ है, आर्थिक स्तर बढ़ा है, नगरीकरण बढ़ा है, तो इन सब से यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन हम देख सकते हैं। आर्थिक स्तर का हम एक व्यक्ति के रूप में भी उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे किसी एक व्यक्ति के आर्थिक स्तर बढ़ता है, ऊंचा उठता है,
आप देखेंगे कि उसके लाइफ में चेंज आ जाते हैं। तो अब ये सोचिए, जब समाज में आर्थिक स्तर बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा, तो समाज में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, प्रौद्योगिकी कारक। आज के समय में प्रौद्योगिकी कारक बहुत महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक परिवर्तन के लिए, क्योंकि हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उद्योग में, विभिन्न क्षेत्रों में, रोजगार में, विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है और इसकी वजह से हम साफ साफ समाज में परिवर्तन देख सकते हैं। यहीं अगर हम कृषि के क्षेत्र में बात करें तो आप सीधा देखिए, पहले कृषि किस तरीके से होती थी और आज के समय में कृषि में विभिन्न मशीनों का, यंत्रों का उपयोग होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कृषि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, कृषि में वृद्धि हुई है और उनकी क्वालिटी में वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से जो प्रौद्योगिकी कारक है वो समाज में परिवर्तन लाने का बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अब हम बात करते हैं कल्चरल फैक्टर की, सांस्कृतिक कारक की। तो सांस्कृतिक क्या चीज़ें हैं, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, ये संस्कृति है और ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। और व्यक्ति जो संस्कृति से ही हमारी समाज में अंतःक्रिया करता है, व्यक्ति सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है और जब इन आदर्शों में, नियमों में, प्रथाओं में, परंपराओं में, रीति रिवाजों में जब परिवर्तन होता है तो समाज में अंतःक्रिया में परिवर्तन होता है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है, व्यक्ति के व्यवहार करने में परिवर्तन होता है। तो हम सांस्कृतिक परिवर्तन जब आता है तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि समाज में परिवर्तन आ रहा है। नेक्स्ट कारक है साइको सोशल फैक्टर, मनोसामाजिक कारक। तो हम देखते हैं कि ये साफ साफ बात है कि किसी भी परिवर्तन की उपज कहाँ से होती है, मानव मस्तिष्क से। तो मानव मस्तिष्क क्या, व्यक्ति कैसा होता है, खोजी प्रवृत्ति का होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। तो वो खोज करता है, आविष्कार करता है और जब आविष्कार करता है, खोज करता है तो परिवर्तन आता है। वहीं दूसरी ओर मानसिक असंतोष, कुसमायोजन, संघर्ष, ये क्या चीज़ें हैं, ये सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती हैं। तो जो मानसिक चीज़ें होती हैं या मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो समाज में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि अगर हमने खोज की बात की तो इंटरनेट की खोज हुई, ये कैसे समाज में प्रभावित किया कि जब इंटरनेट की खोज हुई तो हम आज के समय में अपने पुराने से पुराने दोस्तों को फेसबुक पे मिल लेते हैं, तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आया है। नेक्स्ट फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक कारक। तो राजनीतिक कारक की वजह से भी समाज में परिवर्तन आते हैं। जैसे विभिन्न जो राजनीतिक दल होते हैं अपनी उनकी एक विचारधारा होती है और उन विचारधाराओं के आधार पर ही वो समाज के, व्यक्ति के, समूह के हित के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ, योजनाएं, कार्यक्रम चलाते हैं। तो इस वजह से उनके व्यक्ति के, समूह के, समुदाय के जीवन को प्रभावित करते हैं, उनके जीवन में बदलाव आता है। तो इस तरीके से जो राजनीतिक कारक होते हैं वो समाज में परिवर्तन लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल फैक्टर, वैचारिक कारक। जैसा कि हमने बात किया कि राजनीतिक दल के विचारों, अलग अलग विचार होते हैं सभी, यहाँ पर भी वही बात है कि सभी व्यक्ति के अपने अलग अलग विचार होते हैं। तो ये जो वैचारिक कारक होते हैं वो भी बदलाव लाते हैं समाज में। कैसे? जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर गांधी जी की बात करें तो जो गांधी जी के विचारधारा थे उन्होंने समाज में कितने परिवर्तन लाए हैं। इसी तरीके से अगर हम राजा राम मोहन राय जी की बात करें तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो उनके विचार थे वो क्या थे कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, तो उनकी वजह से सती प्रथा बंद हुई। तो ये कितना बड़ा समाज में परिवर्तन आया है विचार की वजह से, विचारों की वजह से।
नेक्स्ट है सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन। तो जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो समाज में नई दिशा देने के लिए, नए विचार देने के लिए, कुप्रथाओं को नष्ट करने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि कृषक आंदोलन, दलित आंदोलन, महिला आंदोलन, ये जितने भी आंदोलन हुए हैं उनकी वजह से समाज में हम बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। तो ये जो समाज में परिवर्तन आज हम शुरू से लेके आज तक जो परिवर्तन देख रहे हैं, इन सभी परिवर्तनों के पीछे ये विभिन्न कारक हैं। तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। नमस्कार।